गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पार्ट 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या के बारे में हमने कल जाना कि लोकतंत्र क्या है। इसमें हमने लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र का अर्थ जाना और उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। परिचय हमने देख लिया। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यानी जनता का शासन, लोगों का शासन। आगे देखो, आज हम देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा ये भी हमने देख ली। लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे आज हम। देखो यहाँ से ये लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा। हमने अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना। अब्राहम लिंकन की परिभाषा हमने जानी। अब देखो, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। किससे? जो सरकारें अपने आप को लोकतांत्रिक बताती है उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। जिस शासन व्यवस्था में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। सरल परिभाषा होगी, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यही पहली विशेषता भी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र की पहली विशेषता भी है कि लोकतंत्र में जो है सरकार का चुनाव करने का अधिकार किसके पास होता है? लोगों के पास। लोगों के पास अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में। वही सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोग यानी जनता करती है। तो ये एक सरल परिभाषा है। इसके आधार पर अब हम देखेंगे आगे। देखो, ये एक उपयोगी शुरुआत है। लोकतंत्र की शुरुआत है, स्टार्ट यहाँ से होता है कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर देती है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव जो है लोगों द्वारा किया जाता है और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। जैसे राजतंत्र है तो राजतंत्र में वंशानुगत होता है शासक। तानाशाही है तो तानाशाही में अपनी शक्ति के बल पर शासक बन जाता है। इस तरह से जो है वो गैर लोकतांत्रिक कहलाती है, उसमें लोगों का कोई हिस्सा नहीं होता है। किसमें? गैर लोकतांत्रिक में। और ये जो हमारी परिभाषा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक का चुनाव जनता करती है, वो कौन सी शासन व्यवस्था की परिभाषा है? लोकतांत्रिक की। और बाकी जो शासन व्यवस्थाएं हैं जहाँ जो शासक के चुनाव में जनता का कोई भाग नहीं होता है वो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर हो गया। अब उदाहरणों के द्वारा जो है यहाँ पर बताया गया है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। म्यांमार का उदाहरण है, वहाँ सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, शक्तिशाली थे, वो शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। कहाँ? म्यांमार में भागीदारी नहीं है। पिनोसे यानी चिले, चिले एक देश है जिस वहाँ का शासक है पिनोसे। पिनोसे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। एक उदाहरण हमने किसका पढ़ा? म्यांमार का। दूसरा उदाहरण है चिले का। जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। राजशाही यानी जहाँ राजतंत्र होते हैं पर लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्हें ये हक पाया है। यानी कहाँ के? तीसरा उदाहरण किसका है? सऊदी अरब का। सऊदी अरब में क्या है? राजतंत्र है। जो राजा के बाद उसका पुत्र जो राज परिवार का है वही उसके बाद शासक बन जाता है। उसमें भी लोगों का कोई हिस्सा
नहीं है। तो ये कैसी शासन व्यवस्थाएं हैं? गैर लोकतांत्रिक। ये जो म्यांमार, चिले, इसका उदाहरण हमने पढ़ा, ये कैसी शासन व्यवस्थाएं हैं? गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, ये हो गई तीनों का। अब आगे देखो। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। हमारी जो सरल परिभाषा जो ये लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। इस परिभाषा से हम क्या समझते हैं? लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। जो हमें इस परिभाषा से समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार को, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। वर्तमान में ये स्थिति है कि अगर हम अपनी परिभाषा, एक सरल परिभाषा के अनुसार देखें, तो जो है अधिकांश देश ये है जो अपने आप की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम ये उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। प्रत्येक सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक कहना पसंद करती है। ठीक है, तो उन सभी सरकारों को हमें लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो क्या करवाती है? चुनाव करवाती है। इस परिभाषा के अनुसार, हमारी इस परिभाषा के अनुसार हमें उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, यानी अपने शासकों का चुनाव जहाँ जनता करती है, उन सरकारों को हमें लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। अध्याय 3 में हम समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। ऐसी स्थिति समकालीन दुनिया में, यानी वर्तमान दुनिया में है। लेकिन हम किसको लोकतांत्रिक कहेंगे? कई बार क्या होता है कि चुनाव, शासक का चुनाव जनता करती है, लेकिन जनता पर भी दबाव होता है, वो अपनी इच्छा से नहीं करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं वहां पर। ऐसे हम उदाहरण देखेंगे। तो हम ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे जहां जनता अपनी स्वेच्छा से, निष्पक्ष, स्वतंत्र होकर अपने शासक का चुनाव नहीं करती हो। आगे देखो। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा कौन सी? यही वाली, जनता चुनाव करती है, ये। इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जाने। ये जो हमारी परिभाषा है, इसके एक एक शब्द को समझकर जो है हमें लोकतंत्र की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करनी है कि हम कौन सी सरकार को वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे और कौन सी सरकार गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ये एक उदाहरण, ये रिबियांग स्कूल से गराइर, वो उधर पढ़ा था ना, मैडम के साथ बातें हो रही थी बच्चों की, ये है वो। तो आप इसको खुद पढ़ोगे। आगे देखो। अब है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब अगला टॉपिक अपना होगा लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इस पर अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। हमारी एक सरल परिभाषा है, और ये पहली विशेषता भी लोकतंत्र की यही है कि लोकतंत्र में जो है शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? इन सभी सवालों पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, ये भी देखेंगे अपन इसमें। किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, यानी लोकतांत्रिक चुनाव हम किसको कहेंगे? शासक कौन होगा? ये सारा हमें देखना होगा। कई जगह चुनाव तो हो जाते हैं, लोग मतदान करते हैं, लेकिन उन पर प्रतिबंध होता है, उनको डराया धमकाया जाता है, और किसी भी तरह से उनको अपनी ही पार्टी में मतदान करवाया जाता है। तो ऐसे चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर मतदान करने के लिए, चुनाव, अपने शासक का चुनाव करने के लिए लोग स्वतंत्र नहीं है।
कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, ये भी देखेंगे कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक भी चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। ऐसा भी है कि अगर जहाँ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो वो लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। ये सारे इन विषयों पर हम विचार करेंगे और जिस सरकार में ये सारे पॉइंट होंगे जो अपन ने देखे 4 पॉइंट, वही सरकार क्या कहलाएगी, लोकतांत्रिक। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा यानी कुछ प्रतिबंध या संविधान के अनुसार कुछ नियम होते हैं सरकार के भी। यानी कि सरकार चुन ली और शासक बन गए तो अपनी मनमर्जी करेंगे, ऐसी सरकार को भी हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के अधिकारों का भी आदर करती है। तो ये सारे ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों पर हम विचार करेंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से, ये कि शासक कौन है, चुनाव किस तरह से हुए हैं, दूसरा ये, तीसरा कि कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं, चुनाव करने का अधिकार किसको है, किसके मत का मूल्य क्या है, और ये चारों पॉइंटों पर। ठीक है। अब देखो, प्रमुख फैसले निर्वाचन नेताओं के हाथ। ये यहाँ से हमें जो है लोकतंत्र की क्या मिलेगी, विशेषताएं। अब प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो प्रमुख फैसले होते हैं वो जो है निर्वाचित नेता जो होते हैं जिनको सरकार ने, जनता ने चुना है, उन्हीं के हाथ में होते हैं। जनता के लिए प्रमुख फैसले जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही करते हैं। तो वो सरकार क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक। तो पहला पॉइंट आपका ये वाला होगा, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। निर्वाचित जिनको जनता ने चुना है, ये पाकिस्तान का उदाहरण है, इसको आप पढ़ोगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो था पाकिस्तान का, वो उसने जो है अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। सेना को साथ लेकर, सेना को अपना हितैषी बना लिया और सेना के साथ जुड़कर उसने 1999 में तख्ता पलट कर दिया। यानी जिसकी सरकार थी उसकी सरकार गिरा दी और खुद को जो है शासक घोषित कर दिया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। किसने, परवेज मुशर्रफ ने। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और दो घोषित कर दिया। यानी अब जनता का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, जनता की भागीदारी ही नहीं है इसमें। 1999 में उसने ऐसा किया कि सरकार को गिराकर खुद शासक बन गया, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया उसने। अब 2002 में जनता की सहमति के लिए 2002 में उसने जनमत संग्रह करवाया। जनमत यानी जनता की राय जानी। तो जनता की राय जानकर जो है 5 साल के लिए जो है उसने अपनी सरकार को बढ़ावा दे दिया। इसमें पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठनों, लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी है। उन्होंने ये कहा और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। लेकिन अगस्त 2002 में उसने जो है लीगल फर्म वर्क ऑर्डर जारी करवा दिया और इसके तहत जो है इन सब पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया पर, इन पर। 2002 में ये लीगल फर्म वर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला परवेज मुशर्रफ ने। और इस ऑर्डर के अनुसार, कौन से ऑर्डर के अनुसार, ये लीगल फर्म ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज को एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी में रख दिया, जिसमें जो है अधिकांश व्यक्ति, वो निगरानी रखने वाले व्यक्ति सेना के थे, फौजी अधिकारी थे और उसके आदमी थे परवेज मुशर्रफ के। तो वहाँ पर भी जो है संसद में, असेंबली में जो निर्णय लिए जाते थे वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के नहीं होते थे, वो खुद निर्णय लेता था या सेना के अधिकारी जो थे वो निर्णय लेते थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना और अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है। हमने इसके बारे में देखा। तो हम कह सकते हैं जबकि लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ, लेकिन फिर भी जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक
नहीं है। पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया। हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया उन्होंने जो है शासक का चुनाव नहीं किया था। शासकों का चुनाव किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। उनको अधिकार भी दिए गए, लेकिन वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते। कौन? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों को जनता ने चुना, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। वो अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला जो है कौन लेता था? सेना के अधिकारी या जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा शासक क्या कहलाता है? तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। जैसे परवेज मुशर्रफ को जनता ने नहीं चुना। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। तो इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसको हम लोगों का शासन यानी लोकतंत्र नहीं कहेंगे। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। पहली विशेषता, नंबर 1, पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये हो गया आपका। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी आएगी आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। ये दूसरी विशेषता होगी। तो इसमें भी उदाहरण दे रखे हैं। एक चीन का दे रखा है और एक जो है आगे किसका दे रखा? म्यांमार का दे रखा होगा, मेक्सिको का दे रखा है। चीन का और मेक्सिको का। तो इनको आप उदाहरणों को पढ़ेंगे और यहाँ पर भी यही है। चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके सदस्य ही एक ही दल की सरकार बनती है। वहाँ छोटे छोटे दल होते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं लोग, लेकिन जो है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की जो है मंजूरी लेनी होती है उन छोटे छोटे दलों को भी, और वो भी जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी सत्ता नहीं आती है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। और पूरे चीन में से करीब 3,000 सदस्य होते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीन की पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, हमेशा इसकी सरकार बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति है। सरकार सदा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र नहीं हुआ। इसके बाद मेक्सिको, किसका उदाहरण है? मेक्सिको में भी ऐसी स्थिति है। वहां पर जो है ये वाली पार्टी है, ये PRI, इंस्टीनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी है। नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है और हमेशा इसी पार्टी की चुनाव जो है सरकार बन जाती है। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र नहीं है। और ये पार्टी क्या है? कुख्यात है। ये देखो, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत PRI की हो जाती है और अन्य पार्टियों को जो है दबा दिया जाता है। एंड टाइम पर जो है मतदान केंद्र बदल दिए जाते हैं, लोगों को खरीद लिया जाता है। इस तरह यहाँ पर जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। उदाहरण देके बताया गया है, तो इसको आप पढ़ोगे। ठीक है, ये जिसे गतिविधियों को नजरअंदाज करती है और कई एक अंतिम क्षणों में मतदान केंद्र बदल देती है। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा भी खर्च करती है, लोगों को खरीद लेती है। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? तो ये इसको जैसे चीन में और मेक्सिको में जो ये पार्टी, इसको भी हम नहीं मान सकते कि लोगों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने शासक को चुना। उदाहरण मान सकते। इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं चीन के चुनावों में।
लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता, उनको कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना पड़ता है। तो हम उसको जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। और मेक्सिको के मामले में भी ऐसे ही है। मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को तो विकल्प होते हैं, लेकिन असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो यहाँ ये दोनों देशों का उदाहरण देखकर हम, ये दूसरी विशेषता यहाँ आएगी कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर उपलब्ध हो सके। ठीक है, फिर आएगा अगला आपके एक व्यक्ति एक वोट का मोल। तो इसको अपन कल देखेंगे।